नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम कक्षा 8 पाठ 15 प्रेमचंद के विषय में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जो है ये जीवनी है जिसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया गया है और इसके रचयिता जो हैं वह नागार्जुन जी हैं। तो आइए देखते हैं इसमें नागार्जुन जी ने प्रेमचंद के विषय में क्या क्या बताया है। तो पढ़ते हैं। गोरी सूरत, घनी काली बोहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुच्छी हुई विरल मूछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले हैं, लगता है अभी जोरों के कह कहे लगाएंगे। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही में शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा था धनपत। चाचा लाड़ प्यार में कहा करते थे नवाब। तो बच्चों, पहले इसमें बताया गया कि प्रेमचंद जी देखने में कैसे थे। तो बताया हुआ है यहाँ पे कि उनकी गोरी सूरत थी, मतलब देखने में गोरे गोरे थे और उनकी घनी घनी काली काली बोहें थी उनकी। तो छोटी छोटी आंखें थी, उनकी नाक बिल्कुल नुकीली थी और फिर उसके बाद उनकी बड़ी बड़ी मूछें, लेकिन पतली पतली मूछें थी। विरल विरल मतलब पतली पतली मूछों वाले थे वो। और उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि वह अभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेंगे। तो बच्चों, इसमें जो है आगे देखते हैं क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे नागार्जुन जो हैं वो कह रहे हैं कि वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। शनिवार को 31 जुलाई को सन 1880 को इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका नाम जो था वो माता पिता ने ही रखा था बचपन में, लेकिन जो चाचा जो थे वो उनको लाड से नवाब कहते थे। उसके बाद पिता का नाम था अजायब राय। इनके पिता का नाम अजायब राय था और डाकखाने में किरानी थे। मतलब ये डाकखाने जो थे, पोस्ट ऑफिस जो थे, वहाँ पे क्लर्क का काम करते थे, इसलिए लोग इन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते थे। माता का नाम था आनंदी। अक्सर बीमार रहती, पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती। तो बच्चों, अब इसमें ये बताया कि जो इनके पिता थे वो डाकखाने में एक क्लर्क थे और इनकी माता का नाम आनंदी था। जो इनकी माता जो थी वो ज़्यादातर बीमारी रहती थी और पिता जो थे वो उनके इलाज करवाने में ही लगे रहते थे। तो फिर इनकी माता इतनी बीमार रहती थी कि इनकी माता जब ये धनपत राय जो मतलब प्रेमचंद जी हैं, ये 7 वर्ष के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया। तो उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि कुछ साल बाद जो ये अजायब राय थे, पिताजी, ये प्रेमचंद के पिताजी थे, इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी कर ली इन्होंने। तो जो प्रेमचंद की जो सौतेली माता थी, जो इनसे बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इनकी जो माता है वो बात बात पर इन्हें डांटती थी और इनकी माता को धनपत में हमेशा, धनपत अर्थात जो ये प्रेमचंद है, इनमें हमेशा बुराइयां ही बुराइयां दिखती थी। कदाचित प्रेमचंद अपने उपन्यास कर्म भूमि के पात्र चंद्रकांत के द्वारा खुद अपनी ही व्यथा सुना रहे हैं। बचपन वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह की खुराक नहीं मिली, वही भूख मेरी जिंदगी है। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने कहा है कि उन्होंने, प्रेमचंद का एक उपन्यास है कर्म भूमि, तो कर्म भूमि में एक पात्र है चंद्रकांत। तो वो बोलते हैं कि चंद्रकांत जो पात्र है उनके द्वारा ही प्रेमचंद जो है वो अपना कष्ट बताते हैं। प्रेमचंद इसमें बताया है उन्होंने कि बचपन की उम्र में ही सबसे ज़्यादा बच्चों को लाड़ प्यार की ज़रूरत होती है, बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद की माता का देहांत हो गया था तो उनको क्या हो गया था, वो अपनी माता के प्यार से वंचित रह गए थे, जिस कारण वह उनको ये प्रेम की भूख, जो लाड़ प्यार था, इसकी भूख उन्हें जिंदगी भर रही थी। उन्हें प्रेम नहीं मिला था बचपन में, जिसके कारण वो मतलब सारी जिंदगी जो थे उनको अपनी माता के प्रेम की भूख रही थी। तो उसके बाद बच्चों मतलब यही कारण था कि वो क्या करते थे, मतलब उनकी माता जो उनकी सौतेली माँ थी वो उनको डांटती फटकारती थी, जिस कारण उनको घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या करते थे, घर से बाहर जाकर खुले मैदान में, खेतों में निकल जाते थे और वहाँ पर बच्चों के साथ, जो अपने मित्र थे उनके साथ गुल्ली डंडा वगैरह खेला करते थे। तो बच्चों फिर मतलब वो गरीब थे, उनका जीवन जो था वो, उन्होंने अपना जीवन जो था वो गरीबी में व्यतीत किया था। तो धनपत जो थे वो, उनका जीवन कैसा था, मतलब वो क्या करते थे,
उनका जीवन जो था उन्होंने उन्होंने अपनी जो आप बीती मतलब अपने पर जो बीती हुई है वो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों, उपन्यासों और आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो उसमें कई कहानियाँ, उपन्यास में कुछ ऐसी आत्मकथाएं जिसमें आत्मकथा है उनकी, जिसमें वह बताते हैं कि जब वह 8 साल के थे तो वो अपने चचेरे भाई के साथ एक गाँव में मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करते थे। उस समय की बात है ये। तो वो मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करते थे और वो क्या करते थे, सुबह सुबह बासी रोटियां खाकर जाते थे और दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चले जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता था, वहाँ पे अब मौलवी साहब थे, वहाँ पे कोई जैसे आजकल स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह होते हैं, तो उस समय उनके पास कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, कभी कभी वहाँ पे मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि इनके पिता का तबादला, मतलब इनके पिता की ट्रांसफ़र गोरखपुर में हुई और वहाँ पे सभी बच्चे जो थे वहाँ मतलब अपने पिता के साथ ये गोरखपुर आ गए। और वहाँ में उन्होंने देखा कि वहाँ का स्कूल जो था बहुत अच्छा लगा इनको। और जो धनपत जो थे, अब प्रेमचंद जो थे, अब ये पढ़ने लिखने में जुट गए और इनको गुल्ली डंडे का खेल जो था वो पूरी तरह से भूल गया। तो और फिर इनका जो साहित्य था, इन्होंने जितने भी साहित्य लिखे हैं ज़्यादातर साहित्य इन्होंने उर्दू में ही लिखे हुए हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में डिबरी की मध्यम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी थी। 20 पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, यह सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था प्रेमचंद ने, और वो रात को मतलब कि जो कैंडल या फिर जो दीपक होती थी उसकी रोशनी में वो लिखते थे। और वो क्या करते थे, मतलब 20-20 पन्ने, काफ़ी ज़्यादा पन्ने मतलब पेज लिखते थे और फिर उन्हें फाड़ डालते थे। तो अब शायद ये धनपत राय को अच्छा भी लगता था। फिर उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी। निश्चय ही उसमें सौतेली माँ की भी राय रही होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वह धनपत को कभी पसंद नहीं आई। पुत्र के गांव में अष्टधातु की बेड़ियां डालकर मुंशी अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। पाँव में जूते ना थे, देह पर साबुत कपड़े ना थे, महंगाई अलग थी। रुपए में 20 सेर के जो थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो धनपत राय जो है, प्रेमचंद जो है, इनकी छोटी उम्र में ही पिता ने इनकी शादी करवा दी। तो इसमें बताया कि हो सकता है कि सौतेली माँ ने उनको ऐसा कहा होगा करने के लिए। और जो प्रेमचंद के लिए लड़की चुनी गई थी वो भी बिल्कुल प्रेमचंद को कभी भी पसंद नहीं आई थी। तो और फिर उसके बाद जैसे ही प्रेमचंद की शादी हुई थी उसके कुछ समय बाद ही इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे लगता अब तो उन पर मुसीबतों, उनकी पिता की मृत्यु के बाद तो प्रेमचंद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। और उन्होंने अपनी इस दशा का वर्णन अपने प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। उनकी रचना है जीवन सागर, उसमें उन्होंने अपनी इस दशा का वर्णन, इन दिनों का वर्णन किया हुआ है। वह कहते थे उनकी कैसी हालत होगी थी, मतलब उनकी गरीबी में उनकी कैसी हालत होगी। ऐसे दिन उन्होंने देखे कि उनके पाँव में पहनने के लिए जूते तक ना थे और उनके जो जो वह कपड़े पहनते थे वो भी फटे पुराने हुए होती थी और जो महंगाई थी वो अलग से थी। तो रुपए में 20 सेर, 1 रुपए में 20 सेर के जो आते थे, 1 रुपए में 20 सेर के जो आते थे। जो उस समय जो का ज़्यादा प्रचलन था, तो जो आते थे उस समय। और फिर जब इनको स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। और जो ये प्रेमचंद जो हैं ये ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाते थे। तो ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैदल चलकर जाया करते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। तो उनकी कठिनाइयों का वर्णन यही है, यहाँ पे बताया गया कि उनके जीवन की क्या क्या कठिनाइयाँ थी। उनके जीवन में की कठिनाइयों का वर्णन इसमें क्या बताया गया कि अभी वो 7 वर्ष के ही थे कि उनकी माता का देहांत हो गया, तो पिता ने दूसरी शादी कर ली। फिर उसके बाद जो उनकी सौतेली माँ थी वो इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। फिर उसके बाद में अभी ये छोटी ही उम्र के थे कि इनकी भी शादी करवा दी गई। और जिनके साथ इनको शादी करवाई वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और फिर उस अचानक से पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद इन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर इनकी ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी दशा, ऐसी हालत हो गई कि इनको पाँव में पहनने तक के लिए जूते नहीं थे।
और तो और ये इनके शरीर पर पहनने के लिए कपड़े भी फटे पुराने कपड़े ये पहनते थे, और एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इनका जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था। और ये उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1919 में इन्होंने बीए कर लिया था। 1919 में इन्होंने बीए कर ली, और क्या क्या विषय लिए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने लिए थे, अंग्रेज़ी ली थी, फारसी ली थी और इतिहास मतलब हिस्ट्री ली थी इन्होंने। वह एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदास हो गए थे। जब उमंग थी तब गणित में ने बाधा पहुंचाई, अब जब वह बाधा दूर हुई तो जीवन का लक्ष्य ही बदल चुका था। मतलब ये करना चाहते, लेकिन इनका जो गणित था, जो मतलब इनका मैथ्स था वो बहुत वीक था। तो पहले तो इनको मैथ्स पास करने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन जब वो मैथ भी इन्होंने पास कर लिया तो फिर इनके जीवन का लक्ष्य ही बिल्कुल बदल चुका था। उसके बाद इनकी जो इनकी पहली शादी जो थी चाची मतलब विमाता जो इनकी सौतेली माता थी और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी। लड़की ना केवल बदसूरत थी बल्कि प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी, ढीठ और नासमझ भी थी, पति से भी लड़ती थी और पति की सौतेली माँ से भी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इनकी शादी जो करवाई थी तो वो लड़की सिर्फ बदसूरत, देखने में अच्छी नहीं थी और प्रेमचंद से उम्र में भी बड़ी थी और बहुत ही ढीठ और नासमझ थी, और अपने पति से भी लड़ती थी, मतलब प्रेमचंद से भी लड़ती थी, और प्रेमचंद की सौतेली माँ जो है उनसे भी लड़ाई झगड़ा करती थी। 10-12 वर्ष तक तो प्रेमचंद ने उनके साथ निर्वाह किया, लेकिन जब धनपत राय जो थे उन्होंने 10-12 साल तक तो अपनी बीवी के साथ वो जैसे तैसे करके निभाया, लेकिन फिर जब उनके साथ उनको निभाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने एक शिवरानी देवी, एक बाल विधवा थी, शिवरानी देवी बाल विधवा थी। बाल विधवा मतलब छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई थी और छोटी उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। तो शिवरानी जो थी उन्होंने शिवरानी बाल विधवा से इन्होंने शादी कर ली थी। मतलब इनकी दूसरी पत्नी का क्या नाम था, शिवरानी। मतलब इन्होंने पहली पत्नी का त्याग कर दिया और इन्होंने दूसरी जो इनकी पत्नी थी उसका नाम शिवरानी था और वो एक बाल विधवा थी, उनके साथ इन्होंने तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये एक समाज सुधारक के काम में भी, क्योंकि जो ये बाल विधवा से दोबारा मतलब इन्होंने शादी करके एक समाज को सुधारने का प्रयत्न किया था। तो फिर उसके बाद इन्होंने इनकी जो पत्नी थी जो इनकी पत्नी शिवरानी थी, इन्होंने प्रेमचंद का बहुत सहायता की थी। इनके प्रेमचंद को इन्होंने बहुत सहयोग दिया था अपने जीवन में, जिससे प्रेमचंद को लिखने की प्रेरणा मिली थी और उन्होंने लिखना शुरू किया था। फिर 1901 से लेकर 1902 में उनके 1-2 उपन्यास निकले। कहानियाँ 1907 में लिखनी शुरू की थी प्रेमचंद ने। उसके बाद चाचा का प्यार का नाम नवाब राय शुरू की रचनाओं के साथ वर्षों तक चलता रहा, किंतु 1910-11 में सोजे वतन की जब्ती के साथ नवाब राय की नवाबी खत्म हो गई। बाद में जमाना के पाठकों का प्रेमचंद से परिचय हुआ और नवाब राय ने न जाने किस पर्दे की ओट में सदा के लिए छिप गए। बात यह थी कि सोजे वतन की जब्ती के बाद अंग्रेजी सरकार और उसके पीठों की नज़र में नवाब राय कांटे की तरह खटकने लगे थे। कई तरह की पाबंदियां लग गई नवाब राय पर। अब जो इन्होंने मतलब शुरू से, क्योंकि इनके चाचा जो हैं वो उन प्यार से नवाब के नाम से पुकारते थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोजे वतन, जो 1910-11 में सोजे वतन इनकी पुस्तक आई थी, जो अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी, मतलब अंग्रेज़ों ने इनसे छीन ली थी। और उस समय ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना बंद कर दिया और ये प्रेमचंद के नाम से लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि प्रेमचंद के नाम से इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि जब इनकी सोजे वतन जो पुस्तक है वो जब्त की गई थी, तो उस समय ये अंग्रेज़ों की नज़र में बहुत खटकने लगे थे। अंग्रेज़ों को ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगे थे और जिसके कारण उन्होंने इन पर कई सारी पाबंदियाँ लगा दी थी और फिर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ किया था। तो फिर उसके बाद इनकी 1930 में एक और मतलब इनकी प्रेमचंद की कहानियों का एक और संकलन जो था जब्त हुआ था, जिसका नाम था समर यात्रा। समर यात्रा में इन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हुई, संकलन था पूरा, वो जब्त कर लिया गया था। तो उसके बाद मतलब ये अंग्रेज़ों ने जो था इनकी पुस्तकों को आपत्तिजनक घोषित कर दिया था और सरस्वती प्रेस से पुस्तक की सारी प्रतियाँ उठा ली गई थी। मतलब पुस्तक की जितनी भी कॉपीज़ थी वो सारी जो इनकी कॉपीज़ थी कहाँ पे छपाई
छपाई होती थी इनकी कहाँ पे छापी जाती थी, ये सरस्वती प्रेस जो थी वहाँ पर छापी जाती थी। और वहाँ से जब अंग्रेज़ों ने उनकी सारी जो कॉपीज़ थी, जितनी भी इस पुस्तक की कॉपीज़ थी, वो सारी उठा ली थी। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कुर्ता और धोती 1920 के बाद गांधी टोपी अपना ली थी। अब यहाँ पे ये बताया कि प्रेमचंद का जो स्वभाव था वो बहुत ही विनम्र था। उनका स्वभाव बहुत विनम्र था, और लेकिन उनमें स्वाभिमान जो था वो बहुत अधिक था, और दिखावा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो पहनते क्या थे, कुर्ता और धोती पहनते थे। और फिर जब 1920 के बाद उन्होंने जो गांधी की टोपी थी, गांधी जो टोपी थी वो इन्होंने अपना ली थी, वो भी उनके साथ ये पहनते थे। फिर इनकी सरकारी जो इनकी नौकरी और इनके स्वाभिमान में संघर्ष चलता रहा, और आखिर में जीत हुई स्वाभिमान की। इन्होंने ये सरकारी नौकरी करते थे, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और फिर जो ये कलम मतलब पुस्तकें लिखना इन्होंने शुरू कर दी। और उस समय इनको 40-50 रुपये मासिक आमदनी मिल जाती थी, जो इसमें प्रेमचंद अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर लेते थे। फिर उसके बाद 1.5-2 वर्ष प्रेमचंद काशी विद्यापीठ में रहे होंगे। और यहाँ पे और ये क्या करते थे, काशी विद्यापीठ में मतलब काशी विद्यापीठ स्कूल था, वहाँ के ये हेड मास्टर के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया इनको। काशी विद्यापीठ स्कूल जो था वहाँ के हेड मास्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किंतु ये 1.5-2 वर्ष वहाँ पर रहे काशी विद्यापीठ में, लेकिन जब इन्हें लगा कि काशी विद्यापीठ को अब पैसे की कमी हो गई है, तो ये उन पर काशी विद्यापीठ पर आप बोझ नहीं बनना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से काशी विद्यापीठ को भी इन्होंने छोड़ दिया, स्कूल को भी इन्होंने छोड़ दिया। अब ये स्वतंत्रता संग्राम में मतलब उतरना चाहते थे। ये जेल कभी नहीं गए, लेकिन ये क्या करना चाहते थे, मतलब ये जो हमारी इसकी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। तो फिर उसके बाद 1930 में प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ना चाहते थे। सत्याग्रहियों की कतार में शामिल होकर पुलिस की लाठियों के मुकाबले डटना चाहते थे, किंतु जेल जाने का उनका मनोरथ अधूरा ही रह गया। ये 1930 में जो जितने स्वाधीनता आंदोलन में ये जाना चाहते थे, और जो सत्याग्रह जो वहाँ जो लोग उन्होंने जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनकी लाइन में ये शामिल होकर पुलिस की लाठियों का मुकाबला डटकर करना चाहते थे, किंतु इन्हें जेल जाने के कभी भी इनको मौका नहीं मिला। तो उस समय जो पत्नी थी, अब इनकी पत्नी ने सोचा कि ये प्रेमचंद जो है ये कमज़ोर हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, इनको जेल नहीं जाने दूंगी। सो वह आगे बढ़ी, सत्याग्रही महिलाओं की कतार में शामिल हुई, गिरफ्तार होकर अपने जत्थे के साथ जेल पहुंच गई। तो अब क्या हुआ कि पत्नी को लगा कि पत्नी सोचने लगी कि मेरे पति जो है प्रेमचंद ये कमज़ोर हैं और ये ज़्यादातर बीमार रहते हैं, तो इनको जेल नहीं जाने देना चाहिए। तो वो खुद आगे बढ़ी, वो स्वतंत्रता जो आंदोलन था इसमें शामिल हुई महिलाओं में, और फिर गिरफ्तार होकर जेल भी गई पत्नी। मतलब प्रेमचंद जेल जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए, लेकिन उनकी पत्नी जेल गई। और प्रेमचंद मन महसूस कर रह गए, मजबूरी थी पर तसल्ली थी कि हर परिवार से एक आदमी को जेल जाना ही चाहिए। उन दिनों ये भावना जोर पकड़ चुकी थी। मतलब उनको ये होता था, उन दिनों में ऐसा होता था कि जिस परिवार से कोई व्यक्ति जेल गया होता था तो उन्हें ये लगता था कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए हम जेल गए हैं। तो उस समय ये मतलब उस समय ऐसा लगता था कि हर परिवार से एक आदमी को जेल जाना ही चाहिए। उन दिनों में ऐसी भावना थी। फिर उसके बाद ये दूसरी बात है कि प्रेमचंद कभी गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही कभी जेल गए, लेकिन उन्होंने जो स्वतंत्रता जो ये संग्राम के लिए एक सेनापति थी, जिनकी वाणी ने लाखों सैनिकों के हृदय में जोश भर दिया। मतलब उन्होंने अपनी लेखनी में मतलब उन्होंने अपनी रचनाएं, उपन्यास या जो कहानियाँ थी उन्होंने उनके द्वारा जो थी वो लोगों में अपने देश के प्रति जो था स्वतंत्रता संग्राम में, अपने देश के प्रति स्वतंत्रता संग्राम जितने भी आंदोलन थे उनमें हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। उसके बाद 1923 में सरस्वती प्रेस चालू हुआ
1923 में सरस्वती प्रेस चालू हुआ। प्रेमचंद की आज़ाद तबीयत को नौकरी भाती नहीं थी। प्रेमचंद को नौकरी अच्छी नहीं लगती थी। स्वाधीन रहकर लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे। प्रेस खोलते वक्त उनके दिमाग में यही एक बात थी कि अपनी किताबें आप ही छापते रहेंगे, मगर प्रेमचंद अपने प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। किताबों का प्रकाशन करके कागज और छपाई बंदाई का खर्चा निकालना मुश्किल था। 1930 तक प्रेस की हालत बहुत खराब रही। तो उसके मतलब जब उन्होंने उनकी प्रेस थी जो सरस्वती प्रेस खोली उन्होंने, तो फिर वो नौकरी नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे कि अब मैं खुद ही लिखूंगा, खुद ही अपनी जो छपाई है, जो अपनी पुस्तकों की छपाई है वो खुद करूंगा। लेकिन जो उनके पैसा था वो सिर्फ किताबों के प्रकाशन में और उनके जो कागज़ था, उनकी जो छपाई बंदाई थी उसमें ही खर्च हो जाता था। तो 1930 तक आते आते प्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो बार बार कहते कि वो दोबारा नौकरी नहीं करेंगे और अपनी किताबों के गुजारे लायक रकम निकल ही आएगी। लेकिन जो पेट की बीमारियां, मतलब प्रेमचंद जो थे उनको पेट की बीमारियां हमेशा प्रेमचंद के पीछे पड़ी रहीं। लेकिन चिंता का रोग उनका सबसे बड़ा रोग था। परिवार बड़ा था, आमदनी कम, थोड़ी बहुत कटौती करके शिवरानी जब कुछ भी बचाती उसे अपने प्रेस के पेट में डाल देते। अब उनका मतलब कि पेट से संबंधित बीमारियां थी इनको, प्रेमचंद को। लेकिन सबसे बड़ा उनको किसका रोग था? चिंता का रोग उनको सबसे बड़ा था। उनको यह चिंता हमेशा सताती रहती थी कि परिवार बहुत बड़ा है और उनकी आमदनी मतलब उनका खर्चा जो है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए वो क्या करते थे, ये चिंता उनको बहुत ज़्यादा सताती थी। और जो शिवरानी जो है उनको जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, जो थोड़े बहुत वो पैसे देती थी, तो उसको वो प्रेस में ही लगा देते थे। फिर 1936 के बाद दशा कुछ बदली ज़रूर, मगर प्रेमचंद का परिश्रम और भी बढ़ गया। उनका जीवन ऐसा दीप था जिसकी लौ मध्यम नहीं तेज प्रकाश देने को मजबूर थी, पर उस दीप में कभी पूरा तेल नहीं डाला गया। लौ हमेशा बत्ती के रेशे को ही जलाती रही। तो 1934 के बाद प्रेमचंद को लगने लगा कि अब वह 2-4 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएंगे। इससे उनके अंदर दिन रात लिखने की, दिन रात काम करने की भावना जोर पकड़ती गई। अब जब 1934 आया तो अब उनको लगने लगा कि वे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अब दिन रात लिखना शुरू कर दिया। अब उनको नींद नहीं आती थी, बीमारी और अधिक बढ़ गई थी। अब उनका प्रेस में जाना भी बंद हो गया था। फिर भी वह घर वालों की नज़रें बचाकर बहुत मतलब लिखते रहते थे। इतनी तेज़ी से लिखते रहते थे कि वह अपने जीवन समाप्त होने तक सब कुछ लिख देना चाहते थे। मंगलसूत्र के 20 सफ़े, मतलब मंगलसूत्र एक उनका उपन्यास है जो वो लिख रहे थे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिख रहे थे। उन्होंने 20 सफ़े मतलब पेज 20 पेज ही लिखे होंगे उन्होंने कि उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि फिल्मों के द्वारा जनता तक अपने संदेशों को प्रभावशाली ढंग से पहुँचाने और साथ ही अभावों से मुक्ति पाने के लिए वे बम्बई गए, किंतु धनपत को धनपतियों का सहवास और बम्बई का प्रवास रास नहीं आया। वह उनकी अभिलाषों की पूर्ति नहीं कर पाया। अब जो धनपत जो हैं ये प्रेमचंद हैं, ये बम्बई जो कि अभी मुंबई हो गया है, वहाँ पर भी गए फिल्मों में, लेकिन इनकी जो कहानियाँ थी वहाँ पे भी अधिक नहीं चली और इनकी जो मनोरथ जो उनकी इच्छा थी वो अधूरी ही रह गई, वो पूरी नहीं हुई। फिर वह वापस आ गए, फिर वही प्रेस, सरस्वती प्रेस और वही प्रकाशन, फिर वही घिसाई। रातों रात जाकर प्रेमचंद ने गोदान पूरा किया। गोदान छपकर निकल आया था कि उनकी लेखनी मंगलसूत्र पर तेजी से चल रही थी। और फिर उसके बाद 8 अक्टूबर 1936 रात का पिछला पहर प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अभी 60 वर्ष के भी नहीं हुए थे। 56 वर्ष की आयु क्या कोई लंबी आयु थी? संयोग तो देखिए, विश्व के 3 महान उपन्यासकारों प्रेमचंद, मैक्सिम गोर्की और शरत चंद्र का देहावसान उसी वर्ष में हुआ था। मतलब 1936 में 3 उपन्यासकार थे जिनकी मृत्यु हुई थी एक ही वर्ष में, प्रेमचंद की और मैक्सिम गोर्की और शरत चंद्र की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई थी। तो बच्चों इसमें आपने इसकी रचनाओं के बारे में बताना है। जैसे प्रेमचंद की जो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी, इनकी जो कहानियाँ थी, जैसे कफन कहानी थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। कफन थी, ये बड़े घर की बेटी थी, पूस की रात थी, ये कहानियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, गोदान लिखा था, करम भूमि लिखा था, निर्मला लिखा था, ये उनके कुछ उपन्यास थे। और अंत में ये अभी मंगलसूत्र जो
उपन्यास ये लिख ही रहे थे, लेकिन ये उपन्यास लिखते लिखते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।